हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ब्रिलियंट एकेडमी 10th के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक बायोलॉजी में 2 चैप्टर पढ़ा, पोषण और श्वसन। अब हम चाह रहे हैं कि थोड़ा कुछ डिफरेंट किया जाए। क्रैश कोर्स के सीरीज में 2 हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे अगला, हम नया से आज सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। साइंस का ही सेक्शन है, इसका नाम है फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। फिजिक्स में भी कुल मिलाकर के आपको 6 चैप्टर है, उन सभी चैप्टरों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। अब देखिए, दिनांक 11/11/25 मतलब 11 नवंबर 2025 बिहार के दूसरा चरण में मतदान। बहुत लोकतंत्र के लिए समझिए कि एक बहुत बढ़िया अवसर। लोग अपने घर से निकलें, बूथ तक जाएं, जाकर के अपना मत का इस्तेमाल करें, सही सरकार को चुनने का प्रयास करें और देश और हमारे बिहार राज्य को एक बहुत ही सुंदर तरीका से सजाने वाले एक नेता का चुनाव करें। वो सब बातें होती रहेंगी, लेकिन अब जब हम लोग बात करते हैं तब आज हम क्या शुरुआत कर रहे हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं आपके इस क्रैश कोर्स के सीरीज में फिजिक्स की शुरुआत करेंगे। फिजिक्स में कुल मिलाकर के 6 चैप्टर आपको पढ़ना है। बारी बारी से हम सभी चैप्टर को देखेंगे। जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि हम आपको शुरू से ही वादा कर चुके हैं, सीधी बात, नो बकवास, एकदम खाटी मेथड हम आपको देते हैं। तो इधर उधर की बात किए बिना हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि प्रकाश किसे कहते हैं। व्हाट इज लाइट? प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? कहते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? एक बार आप लोग रिपीट कीजिए मेरे साथ। प्रकाश वह भौतिक राशि है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो दुनिया में सब के सब चीज ब्लैक होता, ना हमारा कुछ रंग होता, ना आपका कुछ रंग होता, सब कुछ सब ब्लैक होता। मान लीजिए सपोज दैट कि अगर मैं लाइट का स्टूडियो बंद कर देता, कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब चालू कर दिए, सब कुछ दिखने लगा। मतलब कि प्रकाश के ऊपर डिपेंड करता है आपके पास किस तरह के प्रकाश है। अब देखिए, प्रकाश की जब बात कर रहे हैं तो प्रकाश क्या है भाई? हम लोग जानते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। नोट कॉपी आप लोग हम बोले हैं कि ले करके बैठा कीजिए, इन सब बात को अगर आप उतार लेते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल देखिए सबसे अधिक होता है गैस में, गैस के बाद होता है, उसके बाद होता है तरल में, और सबसे कम होता है ठोस में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में, बीच में तरल, सबसे कम ठोस। इसके बाद प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। कितना होता है जी? तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखिए, ये 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, हम इसको कह सकते हैं 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, जिसको हम कह सकते हैं। क्योंकि किलोमीटर में डिवाइड करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं तो 3 को 0 खत्म हो जाता है, तो बचता है सिर्फ 5। फिर से देख लीजिए, प्रकाश का परावर्तन याद हो जाएगा, क्लास में आए तो याद हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, किसको कहते हैं? प्रकाश। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है, आप लोग भी साथ में बोलिएगा, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कितना होता है प्रकाश की चाल? 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश कैसा तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। याद रखेंगे, प्रकाश कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में, सबसे कम ठोस में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में, सबसे कम ठोस में। सबसे अधिक कहाँ होता है? तो निर्वात में। निर्वात, निर्वात के बारे में अभी तुरंत हम बताएंगे आपको, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बस स्लाइड को खत्म करके बताएंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में। निर्वात में कितना होता है प्रकाश की चाल? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। बताइए प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और अगर यही बात करते हैं किलोमीटर दे देगा तो 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब अगर देखा जाए इसमें और एक बात बताते हैं, प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है।
प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है जी? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये सब चीज आप देखते चलिए कॉपी में, एक भी चीज इससे बाहर नहीं आएगा आपका परीक्षा में। प्रकाश एक अनुप्रस्थ कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। याद रहेगा? फिर से एक बार देख लीजिए कैसा, किस तरह की तरंग है? विद्युत चुम्बकीय। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ। ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में, सबसे कम ठोस में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ? निर्वात में। कितना? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और प्रकाश की चाल अगर किलोमीटर प्रति सेकेंड में पूछे तो 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एकदम आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे तो ठीक है। यह एक ऐसा बैच है कि जो बच्चा अभी नहीं भी कभी पढ़ा है ना, उसको भी इस बैच में सब चीज समझ में आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे फिर आपको बता रहे हैं। अब देखिए आगे हम लोग इसके इसी के संबंध में भी और बात करेंगे। क्या बात होगा आगे देखिए। ये तो हो गया, हम लोग इतना प्रकाश के बारे में जान लिए। देखिए मिटा दिए। आप लोग बताइए प्रकाश के चाल निर्वात में कितना होता है? कमेंट में लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए क्या बात करते हैं। फिर आगे हम प्रकाश की बात करते हैं। तो एक आप पहले नाम एक सुनेंगे, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष अंग्रेजी में इसको कहते हैं लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष कहते हैं कि यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। सबको याद कर लिया है, रख लिया है कि प्रकाश वर्ष है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। हम मानते हैं, सही बात है। लेकिन आप ये बताइए कि प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं? तो याद रखेंगे, एक वर्ष में तय की गई, एक वर्ष में तय की गई, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष में तय की गई प्रकाश की, एक वर्ष में तय की गई प्रकाश की कुल दूरी को, याद कर लीजिए, एक वर्ष में तय की गई प्रकाश की कुल दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में तय की गई प्रकाश की कुल दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में तय की गई प्रकाश की कुल दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। और क्या होता है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। अब देखा, एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। परीक्षा में तो पूछ दिया है जी, ये बतिया पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और इसमें आपको क्या ध्यान देना है? ये तो हो गया, सीधी रेखा में गमन कर गया। प्रकाश निकलता कहाँ से है? प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रकाश का मुख्य स्रोत हम लोग मानते हैं सूर्य को। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। अगर ये सूर्य ना होता तो आज हम लोग अंधेरे में होते, ना कोई गोर ना कोई करिया। गरमा को सुन का करी गोर करिया, तो ना कोई गोर होता ना कोई करिया होता। अगर प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य नहीं होता तो सूर्य के बिना हम अधूरे थे। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कोई बताइए, याद है तो? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कोई बताइए, किन्हीं बच्चों को अगर याद है तो? इसकी दूरी होती है 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। अच्छा, सूर्य से पृथ्वी तक, सूर्य से पृथ्वी तक, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगा समय, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो यह लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड। बताइए प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? एक वर्ष में तय की गई प्रकाश की कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। किसे कहते हैं? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये नहीं कि यहाँ से टॉर्च मार रहे हैं, आगे को मोड़ है, जैसे टॉर्च मार रहे हैं से ना, तो मोड़िया से ऐसे जाना सवाना है तो टॉर्च लाइट वैसे घूम जाएगा। ऐसे कभी नहीं हो सकता है, वहां जाकर रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, ये नहीं घूमेगा नहीं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और इसका मुख्य स्रोत क्या है? इसका मुख्य स्रोत है सूर्य। समझ आ रहा है ना? इसकी मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। एकदम डीपली पढ़ा देंगे। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आने में कुल समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। आप लोग लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। लिख लिया ना? अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश के स्रोत की। प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश के स्रोत, थोड़ा इंक को डाल दिए, इसमें नहीं चिढ़ा रहा था। सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश का स्रोत किसको कहते हैं? देखिए
प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है, क्या बोले, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल में सूर्य, ललटेनिया का नाम सुने हैं, ललटेन, बल्ब, चंद्रमा देख लें, चंद्रमा का देखिए, चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित करता है, एग्जाम्पल हो जाएगा, लेकिन अपना प्रकाश इसके पास नहीं था, दूसरा कोई से लोन लेके तब देता है। ठीक है, तो प्रकाश का स्रोत क्या है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। अभी कितना प्रकार का होता है, तो प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के, दो प्रकार के। प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला प्राकृतिक, पहला स्रोत क्या है, प्राकृतिक, और दूसरा क्या है, मानवीय। पहला स्रोत प्राकृतिक, दूसरा मानवीय। प्राकृतिक सूर्य मात्र एक है, प्राकृतिक है, इसका स्रोत मात्र एक है, उसका नाम है सूर्य। और मानवीय ऊपर ही वाला यहाँ पे उठा लीजिए, उसी को हम छाट देते हैं, लालटेन हो गया, बल्ब हो गया, इत्यादि। ठीक है, प्रकाश के स्रोत किसको कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। ध्यान रहेगा ना, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल में सूर्य, लालटेन, बल्ब, चंद्रमा। अब देखिए कितना प्रकार होता है प्रकाश का स्रोत, दो प्रकार के। प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के, दो। पहला मानवीय, दूसरा प्राकृतिक। प्राकृतिक जो होता है वो मात्र एक है, उसका नाम है सूर्य। और मानवीय बल्ब, लालटेन इत्यादि हम लोग कितना भी चीज अपने इस्तेमाल के लिए प्रकाश के लिए करते हैं, मोबाइल का फ्लैश लाइट, ये सब मानवीय हो गया। फिर से देख लीजिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत कितना प्रकार के, दो। पहला प्राकृतिक, दूसरा मानवीय। प्राकृतिक में सूर्य, मानवीय में लालटेन। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश का सबसे अच्छा, प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो उसको कहेंगे सूर्य। या प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, हो गया सूर्य। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य। बताइए प्रकाश के चलने में कितना होता है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कैसा रेखा में गमन करता है, सीधा। प्रकाश सीधे आएगा, सीधे जाएगा। ठीक है, ये सब बातें हैं, देखिएगा, इसको लिखते चलिए, स्क्रीन शॉट आप इसका ले लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे, इसको इरेज करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए प्रकाश के स्रोत की बात करते हैं। अब प्रकाश के स्रोत की जब बात कर रहे थे तब कुछ वस्तु होता है जिसको कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं कितना होता है, प्रकाश उत्सर्जित करने का हम देख रहे हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कितनी होती हैं। तो प्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं, तो वैसी वस्तु जिसके पास अपनी प्रकाश होती है, वैसी वस्तु जिसके पास अपनी प्रकाश होती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वैसी से प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वैसी वस्तु जिसके पास अपनी प्रकाश होती है, वैसी वस्तु जिसके पास अपनी प्रकाश होती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, तो एग्जाम्पल में याद रखेंगे, मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, सूर्य हो गया। अभी जैसे कि आपको हम बता रहे थे, इत्यादि कर देते हैं। इस बल्ब के पास अपना प्रकाश है, जब जल रहा है तब, ये बात को ध्यान दीजिएगा, जलती हुई बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, उगा हुआ सूर्य। ठीक है, तो वैसी वस्तु जिसके पास अपनी प्रकाश होती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल मोमबत्ती, बल्ब, सूर्य हो गया। और दूसरा इसमें देखा जाए अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु वैसी वस्तु जिसके पास अपनी प्रकाश नहीं होती है, वैसी वस्तु जिसके पास अपनी प्रकाश नहीं होती है, अर्थात वह
अर्थात दूसरे के वह दूसरे के प्रकाश में चमक रहा होता है। अर्थात वह दूसरे के प्रकाश में चमक रहा होता है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल में मार्कर देखिए, ऐसे रखे हैं, एकदम हिलाएंगे नहीं, ठीक ना। देखिएगा, दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा है क्योंकि फ्लैश बस मोबाइल का ही जल रहा है। इसके बाद देखिए दिखना शुरू हो गया, मतलब इसको प्रकाश मिला तो जला, और प्रकाश नहीं मिला तो नहीं दिखा। मतलब कि एग्जाम्पल में रख देंगे कलम, दीवार और चंद्रमा भी ठीक इसी प्रकार चमकता है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पड़ता है ना, तब दिखाई देता है, नहीं पता तो नहीं दिखाई देता है। तो चंद्रमा भी कैसा हुआ, जब सूर्य के प्रकाश में तो हम दिखाई देते हैं। हम आप बताइए, प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है? जब हम अप्रदीप्त, और जब सूर्य के प्रकाश हमारा पड़ा तो हम दिखने लगे, तो चंद्रमा भी अप्रदीप्त, कारण कि चंद्रमा पर भी जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तभी दिखाई देता है। ठीक है, याद रखेंगे। जिसके पास अपनी प्रकाश होती है उसे प्रदीप्त कहेंगे। जिसके पास अपनी प्रकाश होती है उसे प्रदीप्त कहेंगे। जिसके पास अपनी प्रकाश नहीं होती है, जिसके पास अपनी प्रकाश नहीं होती है उसको अप्रदीप्त कहेंगे। एग्जाम्पल, प्रदीप्त के मोमबत्ती, बल्ब, सूर्य इत्यादि, अप्रदीप्त के कलम, दीवार, चंद्रमा इत्यादि होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं प्रकाश की किरणों का। प्रकाश की किरणों का बात करते हैं। बात करते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरणें, अगला जो तीसरा टॉपिक लगभग हम लोग देख रहे हैं, प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें, रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणें। इसका परिभाषा अगर लिखना होगा तो लिखेंगे प्रकाश, प्रकाश जिस पथ पर, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसे उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। और जब एक देखिए आता है किरण पुंज, जब प्रकाश प्रकाश के किरणों का समूह, प्रकाश के किरणों का समूह, प्रकाश के किरणों का समूह किरण पुंज, प्रकाश के किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है। प्रकाश के किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है। याद रखेंगे, प्रकाश के किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब जब बात करते हैं किरण पुंज के, तो किरण पुंज तीन तरह के होते हैं। किरण पुंज, किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, पहला अपसारी किरण पुंज। दूसरा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा समांतर किरण पुंज। तीसरा क्या होता है? समांतर किरण पुंज होता है। देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिएगा। प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। आप लोग का आवाज नहीं आ रहा है, ध्यान से प्लस के चिल्लाइए। प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। और प्रकाश के किरणों का समूह, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज कितना प्रकार के? तीन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट? किरण पुंज कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। अपसारी, अभिसारी, समांतर। अपसारी, अभिसारी, समांतर। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। अपसारी, अभिसारी, समांतर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम इस तीनों का डिटेल देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि तीनों किरण पुंज को हम लोग समझेंगे। किरण पुंज तीन प्रकार के, अपसारी, अभिसारी, समांतर। एकदम नोट करके चलिए आप लोग। ए टू जेड आपका परीक्षा में टकरेगा सीधे। परीक्षा देके आने के बाद आप फिर से मेरे पास इस चैनल पर मुझे ढूंढिएगा कि सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। देखिए, अब बात करते हैं हम किरण पुंज की। तो सबसे पहले हम किरण पुंज आपको बताए थे अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, इसमें होता क्या है कि किसी किसी माध्यम से
अपसारी में होता है कि किसी माध्यम से प्रकाश के किरणों का निकलकर, किसी माध्यम से प्रकाश के किरणों का निकलकर किसी एक बिंदु पर, किसी माध्यम से प्रकाश के किरणों का निकलकर फैल जाना, किसी माध्यम से प्रकाश की किरणों का निकलकर फैल जाना अपसारी किरण पुंज कहलाता है। अपसारी किरण पुंज कहलाता है। किसी माध्यम से प्रकाश की किरणों का निकलकर फैल जाना अपसारी किरण पुंज कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि सपोज दैट हम बनाते हैं यहाँ, ये मान लीजिए कि सुंदर चित्र हमको नहीं आता है बनाने, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि बना दें। ठीक है, ये क्या है, एक टॉर्च। ठीक है, जब टॉर्च को जलाएंगे तो इससे प्रकाश निकल के इधर 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 सब में चारों ओर फैल गया। ठीक है, तो जब ये चारों ओर फैल गया तो कैसा हुआ, अपसारी। अपसारी किरण पुंज में क्या आता है कि किसी माध्यम से, माध्यम क्या हुआ, टॉर्च, माध्यम क्या हुआ, टॉर्च हुआ। तो किसी माध्यम से प्रकाश का निकलकर, प्रकाश के किरणों का निकलकर और फैल जाए, इसमें ध्यान देना, इसमें निकल करके अब इस तरह से फैल जाएगा। जैसे प्रकाश जल रहा है, बल्ब जलता है तो बल्ब एक जगह जलता है लेकिन उसका प्रकाश चारों फैल जाता है। ठीक उसी प्रकार इसमें होता है अपसारी में कि किसी माध्यम से प्रकाश के किरणों का निकलकर फैल जाना क्या कहलाता है, जब फैल जाएगा तो उसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, इसमें क्या होगा, किसी माध्यम से, एकदम उसका विपरीत है, सेम टू सेम, किसी माध्यम से प्रकाश के किरणों का, प्रकाश की किरणों का निकलकर, किसी माध्यम से प्रकाश की किरणों का निकलकर एक बिंदु पर, निकलकर एक बिंदु पर समायोजित हो जाना, एक बिंदु पर समायोजित हो जाना या मिल जाना, समायोजित हो जाना, इसको चेंज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं मिल जाना, सबसे बढ़िया, तो फिर समझ नहीं आएगा। एक बिंदु पर मिल जाना अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। किसी माध्यम से प्रकाश की किरणों का निकलकर एक बिंदु पर मिल जाना, क्या होगा, एक बिंदु पर मिल जाना। किसी माध्यम से प्रकाश की किरणों का निकलकर, किसी माध्यम से प्रकाश की किरणों का निकलकर एक बिंदु पर मिल जाना क्या कहलाता है, अभिसारी कहलाता है। मतलब कि सभी जगह से प्रकाश आएगा। ठीक है, एक बिंदु, यहाँ से भी प्रकाश आया, यहाँ से भी प्रकाश आया, इधर से भी प्रकाश गया, इधर से भी प्रकाश गया, जा करके और एक बिंदु के यहाँ सब मिल गया। ठीक है, चारों ओर से प्रकाश आया और आकर के एक स्थान पर देखिए यहाँ पर मिल गया, तो इसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा होता है, उसको कहते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। इसमें क्या होता है कि किसी माध्यम से, किसी माध्यम से प्रकाश के, किसी माध्यम से प्रकाश की किरणों, किरणों का समांतर, किसी माध्यम से प्रकाश की किरणों का समांतर गति करना, किसी माध्यम से प्रकाश की किरणों का समांतर गति करना समांतर किरण पुंज कहलाता है। समांतर किरण पुंज कहलाता है। किसी माध्यम से प्रकाश की किरणों का समांतर गति कर प्रकाश की किरणों का निकलकर, देखिए यहाँ पे चीज छूट गया है, प्रकाश की किरणों का निकलकर, निकलकर समांतर गति करना समांतर किरण पुंज कहलाता है। इसमें क्या होगा, सपोज दैट मान लेते हैं कि एक टॉर्च है, इस टॉर्च को जलाते हैं, इस टॉर्च को जब हम जलाएंगे तो इस टॉर्च को जलाने से इसका जो प्रकाश है मान लीजिए कि सेम टू सेम इस दिशा में जा रहा है। ये क्या हो गया, समांतर। समांतर आप लोग समझे हैं, मैथ में आप लोग समांतर पढ़े होंगे। मैथ में समांतर में क्या पढ़ते हैं, समांतर में होता है कि मतलब कि दो रेखा है जो आपस में कहीं भी कितना भी दूर चले आपस में कभी किसी को काटेगा नहीं, जो नहीं काटेगा तो उसको कहते हैं समांतर किरण पुंज। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, हम इसको इरेज करते हैं, इरेज करके आगे हम आप लोग का बताते हैं। इसमें अब देखिए क्या होगा, थोड़ा समय लग जाता है बोर्ड को साफ करने में, लेकिन आप लोगों का सहयोग और साथ इसी तरह बना रहेगा तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। बहुत कम समय में हम लोग डिजिटल बोर्ड की सेवा ले लेंगे। अब हम लोग, अब देखिए आगे हम देखते हैं, एकदम आज हम लोग ठान के रखे हैं कि इस चैप्टर को खत्म कर देना, प्रयास करना है कि चैप्टर खत्म हो जाए, एक शॉट में पूरा प्रकाश से परावर्तन खत्म। अब देखिए क्या है, हम लोग देखेंगे पारदर्शी वस्तु।
पारदर्शी, पारदर्शी किसे कहते हैं? तो वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जिससे, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो सके, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो सके उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो सके, एकदम बिना अवरोध के, कोई रुकावट नहीं होगा, पार हो जाएगा। जैसे हम यहाँ है, वहां से कैमरा लगा हुआ है, बताइए कि वहां से लेकर के यहाँ पे आपको कोई अवरोध दिख रहा है? आपको दिख रहा है बढ़िया से? बढ़िया से दिख रहे होंगे। दिख रहा है मतलब क्या है कि बीच में हमारे और उस कैमरे के बीच में क्या है? हमारे उस कैमरे के बीच में हवा। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल हो गया हवा, कांच, पानी, इत्यादि। पारदर्शी किसे कहते हैं? तो जिससे प्रकाश आर पार हो सके। इसके बाद देखिए, एक होता है अर्ध पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी या इसको पारभासी भी कहते हैं। पारभासी यह क्या होता है? तो इसमें लिखेंगे वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जिसमें, जिससे, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश का, जिससे प्रकाश आंशिक मात्रा में, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आंशिक मात्रा में, वैसा वस्तु जिसे प्रकाश आंतरिक मात्रा में पार कर सकती है, पार कर सकती है, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आंशिक मात्रा में पार कर सकती है उसे, उसे अपारदर्शी या सॉरी अर्ध पारदर्शी, उसे अर्ध पारदर्शी, उसे क्या कहते हैं? अर्ध पारदर्शी या पारभासी माध्यम कहते हैं। अर्ध पारदर्शी या पारभासी माध्यम कहते हैं। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आंशिक मात्रा में आर पार हो सके उसको कहते हैं पारभासी। कैसा पार होता है? आंशिक मात्रा में। देखिए आंशिक मात्रा में आर पार होता है, मतलब कि एग्जाम्पल के हम लोग देखेंगे तो अगर मान लीजिए कि कोई घिसा हुआ है शीशा, घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ शीशा से आर पार होता है प्रकाश, लेकिन उसमें होता क्या है? कुछ अवरोध उत्पन्न हो जाता है, कुछ रुकावट उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज से प्रकाश पार होगा, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं पार होगी। इसके बाद तेल लगा कागज, इसके बाद और क्या होगा? तेल लगा कागज के बाद हो जाएगा, मान लीजिए कपड़ा का हम उदाहरण ले लेते हैं। कपड़ा, इसे प्रकाश पार हो रहा है लेकिन आंशिक मात्रा में, कुछ पार होगा कुछ पार नहीं होगा। इसको क्या कहेंगे? अर्ध पारदर्शी या पारभासी कहेंगे। और एक होता है जिसको कहते हैं अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या होता है? तो वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जिससे, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश थोड़ा भी, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश थोड़ा भी आर पार, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश थोड़ा भी आर पार न हो सके, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश थोड़ा भी आर पार न हो सके उसे अपारदर्शी, उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश थोड़ा भी आर पार न हो सके उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिससे थोड़ा भी आर पार न हो। तीन गो बताएं, क्या गो? तीन गो। पहला पारदर्शी, जिससे प्रकाश पार हो जाएगा, पारदर्शी से प्रकाश पार हो जाएगा और पूरा के पूरा पार होगा, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा। उदाहरण हम क्या देखें? हवा, कांच, पानी। अर्ध पारदर्शी या पारभासी, जिससे प्रकाश तो पार होगा लेकिन उसमें कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, कुछ न कुछ रुकावट उत्पन्न हो जाएगा, उसको कहेंगे अर्ध पारदर्शी। और अपारभासी, अपारदर्शी में क्या होता है? अपारदर्शी में प्रकाश की थोड़ा भी मात्रा नहीं पार होगा। और इसका उदाहरण होता है, एग्जाम्पल में दीवार हो गया, किताब हो गया, मनुष्य हो गया, इत्यादि। अब हम यहाँ खड़ा है तो हम खड़ा है तो हमारे से देखिए प्रकाश पार नहीं हो पा रहा है, हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा हो लेकिन हमसे प्रकाश नहीं पार हो रहा है। ऐसे देखते हैं जिसको कहते हैं, अब देखिए क्या होता है कि अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तुएं से, अपारदर्शी वस्तुएं से प्रकाश आर पार नहीं हो सकती है, आर पार नहीं हो सकती है, जिसके कारण, जिसके कारण उस वस्तु का, उस वस्तु का काला प्रतिबिंब, उस वस्तु का काला प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बन जाता है,
बन जाता है, जिसे जिसे छाया कहते हैं, जिसे छाया कहते हैं। हम लोग आम भाषा में इसको गाँव देहात में परछाई कहते हैं। तो कोई भी अपारदर्शी वस्तु है, उससे जब प्रकाश नहीं पार होगा, तो प्रकाश नहीं पार होगा तो क्या होगा, जब प्रकाश नहीं पार होगा तो उसके पीछे उसका काला प्रतिबिंब बन जाएगा, एक काला परछाई, काला प्रतिबिंब बन जाएगा। उस काला प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, परछाई कहते हैं। और वह परछाई, उसी को कहते हैं परछाई या उसी को कहते हैं छाया। तो छाया भी हमको परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखना है। छाया किसे कहते हैं, तो जब अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं हो सकती है, जिसके कारण वस्तु का काला प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बन जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं छाया। किसके कारण छाया उत्पन्न होती है, अपारदर्शी के कारण। तो पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी, पारभासी और छाया, इतना बात आपको समझाएं। अगर आपको इतना कोई डाउट है तो आप पूछिए। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिएगा, इसको कॉपी पर जरूर उतार लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप ले ही रहे हैं, इसको आप कॉपी पर उतार लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे और देखते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका परीक्षा में पूछ भी देता है, ध्यान से इसको समझिएगा। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन 8th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे और इसको 10th में भी पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, तो प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। क्या होता है प्रकाश के परावर्तन, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। प्रकाश का किसी सतह पर पड़कर वहां से दूसरी ओर मुड़ जाना। प्रकाश का किसी सतह पर पड़कर वहां से दूसरी ओर मुड़ जाना, वहां से दूसरी ओर मुड़ जाना। प्रकाश का किसी सतह पर पड़कर वहां से दूसरी ओर मुड़ जाना, प्रकाश का मुड़ जाना, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें क्या आता है। अब मान लीजिए कोई सतह है, ठीक है, कोई सतह है और किसी सतह पर मान लीजिए कि इधर से कोई प्रकाश पड़ा। मान लीजिए यहाँ देखिए, आप फिर है बात है, टॉर्च बना देते हैं, ठीक है। ये एक टॉर्च है, इधर से इसके ऊपर क्या हुआ कि प्रकाश का किरण से पड़ता है, ठीक है। जब इसको प्रकाश का किरण यहाँ से पड़ा, तो यहाँ से पड़ने के बाद यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद क्या होगा कि जैसे ही सतह पर पड़ेगा इसका प्रकाश का किरण, क्या होगा, टकरा करके इस दिशा में चला जाएगा। देखिए, ये हो गया आने वाला, ये हो गया जाने वाला। क्या हुआ, प्रकाश का किसी सतह पर पड़, देखिए प्रकाश का किसी सतह पर पड़ना और पड़ के वहां से दूसरी ओर मुड़ जाना, क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। या दूसरी ओर लंब, अगर लंबवत इसको पड़ता, अगर मान लीजिए कि सेम इस तरह से अगर प्रकाश पड़ता तो इसका रिफ्लेक्शन भी इसी दिशा में होता, इसी दिशा में आता, इसी दिशा में जाता भी। लेकिन देखिए मुख्य रूप से नहीं देखते हैं। और इसमें ये जो बीच में होता है, इसके बीच में होता है एक अभिलंब, इसके बीच में 90 डिग्री का एक होता है, जिसको अभिलंब हम लोग मान लेते हैं, जिसको एन से दर्शाया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ देखिए यह क्या है, तो यह हो गया जो इधर से आया, जो आया उसको कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। और जो गया परावर्तन के बाद इधर लौट के आया, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तन के बाद जो गया उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। जो आ रहा है उसको आपतित, जो प्रकाश के परावर्तन के बाद लौट रहा है उसको परावर्तित किरण कहेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक कोण बनेगा, इस कोण को कहते हैं आई, अब इस कोण को कहते हैं आर। आई मतलब देखिए क्या होता है, आई के मतलब होता है आपतन कोण। आपतन कोण, आई के मतलब आपतन कोण होता है। कि कहाँ होता है आपतन कोण सर, तो हम इसको लिखेंगे कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो होता है उसको कहते हैं आपतन कोण। और एक होता है आर, आर को क्या कहते हैं, आर को कहते हैं परावर्तन कोण। आर को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण क्या होता है, कहाँ बनता है, इसको लिखेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। देखिए, प्रकाश की किरणों, प्रकाश का किसी सतह पर पड़ के वापस लौट जाना, मतलब दूसरा चीज में चला जाना, किसी सतह पर पड़ के दूसरा ओर मुड़ जाना, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और प्रकाश का परावर्तन जो है, यह इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश आता है तो जो सतह पर, अब यहाँ देखिए ई जो है इसको कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं, याद रखेंगे इसको, आपतन बिंदु, या क्या है, आपतन बिंदु है। तो आपतित किरण ये हो गया, जब जब यहाँ से लौटा उसको कहेंगे परावर्तित। बीच में होता है अभिलंब, जिसको एन से हम लोग दर्शाते हैं। यहाँ देखिए जो आया आपतित, जो परावर्तन हुआ उसको परावर्तित। बीच में यहाँ देखिए ये आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण।
और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो कहते हैं परावर्तन कोण। अभी देखिए ना इसी तरह से नहीं होता है। मान लीजिए कि अभी हम परावर्तन देख रहे थे, परावर्तन भी दो तरह के होता है, एक होता है नियमित, एक होता है अनियमित। मान लीजिए कि इस तरह से प्रकाश आया, इस तरह से फैल गया, ये आने वाला, ये जाने वाला, ये आने वाला, ये जाने वाला। तो ये देखिए क्या हुआ कि चिकना सतह पर हम करवाएं इसको, जब चिकना सतह पर करवाएं तो क्या हुआ, नियमित परावर्तन हुआ। जब चिकना सतह पर कराए तो नियमित हो गया। लेकिन अगर हम यही सतह को इस तरह से बदल देते हैं तो बताइए यहाँ से आके इधर भी जा सकता है, मान लीजिए आने वाला हो गया इस तरह से, यहाँ पढ़ने वाला ये परावर्तित होने वाला, एक सतह को मैसेज किया इधर से इसका चला गया, फिर काटिए फिर से बढ़ा लें, फिर इधर चला गया, ये आने वाला, ये जाने वाला, मतलब कि इसको कहते हैं अनियमित परावर्तन। अगर सतह जो है वो रफ सरफेस है, खुरदरा सतह है, तो खुरदरा सतह पर जो अनियमित परावर्तन होता है, खुरदरा सतह पर अनियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन कहाँ होगा, नियमित परावर्तन होगा प्लेन सतह पर, अनियमित परावर्तन कहाँ होगा, खुरदरा पर। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम की। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में देखेंगे सबसे पहले एकदम कुछ नहीं करना है, आप इस डायग्राम को देखिए, बहुत लोग इसको रखते हैं, रखना नहीं है, आप इस डायग्राम को बस देख लीजिए। इस डायग्राम को देखने के बाद एकदम आपको बन जाएगा किस होता है प्रकाश। देखिए पहला नियम क्या कहेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों और आपतन बिंदु, यहाँ देखिए तीन आकर के जगह मिला है ना, तो कहें कि एक ही सतह पर होता है। देखिए ना सतह है, अब ये सतह पर आपतित किरण है, यही से परावर्तित भी निकला, अभिलंब भी यही पर आया, आपतन बिंदु भी यही पर है, मतलब कि तीनों की तीनों एक ही सतह पर है। तो हम कहेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु तीनों एक ही सतह पर होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, कॉमा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, अभिलंब और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु और आपतन बिंदु तीनों एक ही सतह पर होते हैं, तीनों एक ही सतह पर होते हैं। कहाँ होते हैं, एक ही सतह पर। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है तीनों के तीनों, यहाँ दिख रहा है ना, आपतित भी हुआ, परावर्तित भी हुआ, अभिलंब भी है, आपतन बिंदु भी है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु तीनों एक ही सतह पर होता है। ये हो गया परावर्तन के नियम नंबर 1। और परावर्तन के दो नियम होता है। दूसरा का नियम होता है कि आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। मतलब हम लिख सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा। अब मान लीजिए कि आपसे परीक्षा में पूछ दिया कि कोई सतह है, कोई सतह है, कोई दर्पण है, उस पर आपतन कोण 50 डिग्री है, आपतन कोण 50 डिग्री है। अब पूछ दिया उसका परावर्तन कोण कितना होगा, तो परावर्तन कोण आपको बता देना है कि 50 डिग्री होगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे। अब देखिए कि प्रकाश के परावर्तन, देखिए इसमें थोड़ा सा चीज और बताते हैं आपको। अभी तो हम प्रकाश का किरण तिरछा डाले थे, सतह पर हम प्रकाश का किरण तिरछा डाले थे। जब तिरछा डाले थे तो तिरछा में हमको प्राप्त हो गया था। अब देखिए अगर मान लीजिए कि कोई सतह है, समतल सतह, इस समतल सतह पर अगर हम कोई प्रकाश जो है उसको सीधे इस पर पड़ता है, एकदम इरेक्ट सीधा सतह पर जब पड़ेगा, तो जब सतह पर सीधा पड़ेगा तो इसका परावर्तन जो है एकदम सीधे हो जाएगा, जैसे आया उसी रास्ता से जाएगा और इसका अभिलंब भी यही हो जाएगा। मतलब कि आप अगर समतल सतह पर, समतल सतह पर प्रकाश की, समतल सतह पर प्रकाश की किरणों को लंबवत डालने पर, प्रकाश की किरण को लंबवत डालने पर आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और अभिलंब और आपतन बिंदु और आपतन बिंदु सब, आपतन बिंदु सब एक ही साथ होते हैं, सब एक ही साथ होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब,
जिसको हम लोग कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि प्रकाश की किरणों का प्रकाश की किरणों का किसी प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर मुड़ने मुड़ने के बाद प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर मुड़ने के बाद जिस बिंदु पर, या मुड़ने के बाद की जगह में भी लिख सकते हैं कि टकराकर, या डायरेक्ट लिख सकते हैं सतह से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रकाश के किरणों का किसी सतह से परावर्तन के बाद, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे कहते हैं प्रतिबिंब। इसके बाद देखिए, प्रतिबिंब जो है यह दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? प्रतिबिंब के दो होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। दो होते हैं, पहला वास्तविक और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? अब देखिए, यही परिभाषा खाली आपको एक याद रखना है, दोनों नहीं याद करना है, बस एक परिभाषा याद करना है प्रतिबिंब की, और यहीं से दोनों बना देंगे हम लोग। इसे देख लीजिए, प्रकाश की किरणों का किसी सतह से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, तो लिखेंगे यहाँ पे वही बात कि प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, याद रखेंगे, यहाँ जैसे लिखा था ना कि प्रकाश की किरणों का किसी सतह से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, वही बात यहाँ कि प्रकाश की किरणों का दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिला, मतलब मिलता हुआ दिखेगा एकदम, जिस बिंदु पर मिला उसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, इसे पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कहेंगे? इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और क्या देखेंगे? तो यह जो प्रतिबिंब बनता है, यह वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। बात करते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब की। काल्पनिक प्रतिबिंब, देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब यह क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब सेम टू सेम वही परिभाषा लिखना है कि प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जैसे इसको पढ़ाएंगे, उल्टी पाला नहीं मारती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या होता है? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो प्रकाश के किरण के दर्पण से परावर्तन के बाद अगर मिल गया या मिलता हुआ प्रतीत हुआ, दोनों केस में
दोनों केस रहेगा तो प्रतिबिंब अगर मिल गया तो वास्तविक, अगर मिलता हुआ प्रतीत हुआ तो काल्पनिक। मतलब कि आपको जो मिली वही आपकी अपनी है, जो ना मिली वो फेक है, फ्रॉड है, वो कोई और के चक्कर में लगा, ठीक ना। जो मिली वो आपकी अपनी हुई और जो ना मिली वो दूसरी की, ठीक ना। अगर मिलती ही प्रतीत हो, मान लीजिए काल्पनिक, आप सिर्फ कल्पना कीजिए हमरे हैं, आपको सिर्फ कल्पना करना है, अगर मिल गई तो वास्तविक है, रियल है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। याद रखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और इसके बाद यह जो है इसका प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। एक और बात देखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब में देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब में इसे इसे टूटी हुई लाइन, टूटी हुई रेखा से दर्शाया जाता है, इसे टूटी हुई रेखा से दर्शाया जाता है। इसको इसे इसे सरल रेखा से दर्शाया जाता है, इसे सरल रेखा से दर्शाया जाता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, अंतर पूछ देता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखिए, लिख देंगे वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा, पहले दोनों वास्तविक और काल्पनिक दोनों की परिभाषा, एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक को पर्दा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक में देखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक को सरल रेखा से दर्शाया जाता है और इसे टूटी हुई रेखा से दर्शाया जाता है। तो भ्रम में आप लोग नहीं रहिएगा, जो मिली आपकी वही है वास्तविक, जो आपको मिल गई वास्तविक है, नहीं मिली फेक है, फॉल्स है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बता रहे हैं। अब देखिए हम बात करते हैं समतल दर्पण की। प्रतिबिंब जब हो गया तो प्रतिबिंब जो है उस समतल दर्पण पर प्रतिबिंब हम बनाएंगे। देखिए क्या होता है ये, अब देखेंगे हम लोग समतल दर्पण। समतल दर्पण, प्लेन मिरर। समतल दर्पण की फोकस दूरी की अगर बात करते हैं तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। फोकस दूरी की समतल दूरी, फोकस दर्पण की फोकस दूरी की जो है, फोकस दूरी कितना होता है समतल दर्पण के, वो होता है अनंत। और इसमें जो वस्तु, इसकी विशेषता पूछ देता है कभी कभी कि विशेषता क्या होता है, समतल दर्पण की विशेषताएं पूछता है कि समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की विशेषताएं बताना होता है। तो पहले लिखेंगे कि वस्तु सीधा। अब बताइए सीधा बन रहा है तो कौन प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक की आभासी, सॉरी काल्पनिक की वास्तविक, बताइए अपने से। तो अब देखिए तो सीधा बन रहा है तो हम लोग कहेंगे आभासी, तो वस्तु सीधा एवं आभासी बनेगा, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या होगा, दर्पण वस्तु दर्पण के जितना आगे रहेगा प्रतिबिंब, वस्तु जितना दर्पण के आगे रहेगा प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। वस्तु दर्पण के जितना आगे रहेगा प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। तीसरा, इस दर्पण पर वस्तु का पार्श्व प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, पार्श्व प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। उसके बाद और क्या इसमें होता है, इसमें और आगे बात किया जाए तो समतल दर्पण में, अब मान लीजिए कि स्पीड की बात करते हैं तो कोई जितना स्पीड जाएगा उतना ही इससे डबल हो जाता है स्पीड, तो उतना ध्यान नहीं देना है। अब देखिए मान लीजिए कि सपोज दैट कि 5 फीट के कोई आईना हम लेते हैं, ठीक है, समतल दर्पण है, इसकी हाइट कितना है 5 फीट है, ठीक है। इसके देखिए दर्पण के पीछे क्या होता है कि दर्पण के पीछे अगर आप देखिएगा इस तरह से नहीं, इसे नहीं लग रहा है कि आईना है, देखिए इसे लेते हैं, अब लग रहा है लग रहा है कि आईना है, एक ऐनक हम लिए, ठीक है, एक ऐनक लिए हैं। इस ऐनक में देखा जाए तो ई वाला जो भाग होता है ये पीछे वाला भाग हुआ, तो कोई वस्तु जितना आगे रहेगा इसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। और देखिए आईना होता है, आईना के पीछे जो होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड का उसके पीछे लेप लगा होता है, ठीक है, उसके पीछे लेप लगा होता है सिल्वर ब्रोमाइड का, और सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लगा होने के कारण क्या होता है कि पीछे से वो चमकता है, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड का लेप होने के कारण क्या होता है कि पीछे से वो चमकता है।
उसको हम लोग देखते हैं, इसे हम लोग कहते हैं चांदी का परत, चांदी का परत, या कहते हैं कि कलई किया हुआ रहता है। दर्पण कैसा होता है? कलई किया हुआ रहता है। इसके बाद और अगर इसमें देखा जाए तो और इसमें क्या प्राप्त होता है, इसको अगर आगे देखते हैं हम लोग तो ये हो गया समतल दर्पण। इसको आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम आपको बताते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। अब देखिए समतल दर्पण खत्म हो गया, अब हम लोग बात करते हैं गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण उस गोले को कहते हैं, उस दर्पण को कहते हैं, लिखेंगे कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जो, उस दर्पण को कहते हैं जो नहीं, जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, किसी खोखले गोले, किसी खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है, गोले दर्पण किसे कहते हैं? तो जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, किसे कहते हैं गोलीय दर्पण? तो जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे कहते हैं गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखिए क्या हुआ, मान लीजिए कि हम एक इस तरह से ले लिए, खोखला गोला है, ठीक है, खोखला गोला में क्या होता है, इस तरह से डिवाइड कर दो, दो भाग हो गया। अगर इसको हम बाहर से पेंट कर दिए, यह दिखाता है कि मतलब बाहर से रजतित किया हुआ है, ठीक है, बाहर से पेंट है, तो बाहर से जो पेंट होता है उसको कहते हैं अवतल दर्पण। बाहर से जो पेंट है उसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। और जो अंदर से पेंट है, जो अंदर से पेंट है उसको कहेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, मतलब किससे हम स्पष्ट हो गया कि अभी आगे चल करके दो गोलीय दर्पण दो प्रकार का हो जाएगा। देखिए बीच से काटते हैं तो इसको बीच से हमने काटा, तो बीच से काटने के बाद गोलीय दर्पण दो प्रकार हो गया, एक उत्तल और एक अवतल। दो दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। लेकिन उसको पढ़ाने में समय लगेगा क्योंकि लंबा बहुत वीडियो जो वीडियो है बहुत लंबा होते जा रहा है। तो इस चीज को हम देखते हुए लगभग आपका 25 से 30 मिनट का एक और क्लास आएगा, उस एक क्लास में आपका पूरा का पूरा इसको हम लोग खत्म कर देंगे। आज के लिए हम इस वीडियो को इतना ही रोकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा, लगभग 1 घंटा से क्लास हम लोग का चल रहा है, तो ज्यादा लंबा न बना करके इसको हम 2 पार्ट में बांट दे रहे हैं। एक पार्ट ये हो गया, अगला पार्ट में आपको मिलेगा इसके सतह। कारण क्या है ना कि उसमें अलग अलग प्रतिबिंब हमको बनाना है, प्रतिबिंब अलग बनेगा, अलग अलग प्रकार के दर्पण की विशेषता हमको देखना है, अंतर देखना है, सब कुछ मिलेगा आपको। एकदम निश्चिंत होकर के आप इस चैनल के साथ बने रहिए, जितना अधिक हो सके उतना अधिक लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, शेयर करने पर जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि जितना अधिक आप शेयर कीजिएगा उतना ही लोगों को फायदा होगा। अगर आपके एक शेयर से किसी को फायदा हो जाए तो इससे बड़ा पुरस्कार तो कुछ होगा ही नहीं। आपके एक शेयर से अगर किसी का भविष्य बन जाए, उसका नंबर बढ़िया आ जाए परीक्षा में, इसके लिए आप उसके लिए मसीहा बन जाएंगे। ठीक है, तो कुछ आप भी अपने आप को परोपकारिता लीजिए, कुछ हम भी परोपकारिता अपने आप से देते हैं। ठीक है, कुछ तो काम कीजिए जिससे आपका कुछ ना कुछ भला हो। तो इस चैप्टर को आज हम यहीं तक रखते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे हम, अगले सेशन में मिलेंगे तो नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए, ब्रिलियंट चैनल जो है, ब्रिलियंट एकेडमी चैनल, इसके साथ जुड़े रहिए। इसे अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए। और ध्यान दीजिए वीडियो को पूरा नहीं आप लोग देखते हैं, इस बात का पूरा पता चल रहा है कि वीडियो आप लोग पूरा नहीं देख पा रहे हैं। तो वीडियो आप लोग पूरा बढ़िया से देखिए, जितना वीडियो देखेंगे उतना ही बढ़िया आपको समझ में आएगा। आज की क्लास के संबंध में आपको हम बता दे रहे हैं कि आज का जो क्लास है यह आपको हूबहू पूरा क्लास नहीं याद हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।